हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग 21 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप जो है सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास अधिवेशन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्याख्या देखते हैं। साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? तो भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था, और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना इसका प्रमुख कार्य था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें तो ये कब आया था? तो 1919 में आया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। देखिए, अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था, और ये भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। भारत में कुछ लोग इस बात से नाराज और अपमानित हुए कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। देखिए, इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, और सभी क्या थे? तो सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे। एक भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था, और इसीलिए इसे क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया, और इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मद्रास में अपने दिसंबर 1927 के सत्र में हर स्तर पर और हर रूप में आयोग का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। किस अधिवेशन में? तो मद्रास अधिवेशन में। और ये कब हुआ था? तो 1927 में यह हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मुख्तार अहमद अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 1930 के दशक में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। पहला है, महात्मा गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये गलत है। आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी ने किसमें भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये आपका सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये सही है। अगला है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय इरविन था। ये भी आपका गलत है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय नहीं, बल्कि पहले गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इरविन था। दूसरे के समय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें गलत ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों गलत हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था।
कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो भी कौन भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से? तो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और तेज बहादुर सप्रू, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इरविन था। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, पहले में आपका लॉर्ड इरविन और दूसरे और तीसरे में कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। दूसरा आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तीसरा 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? कौन सी घटना पहले हुई देखते हैं इसमें। हंटर आयोग, तो हंटर आयोग कब आया था? तो 1882 में आया था ये। सैडलर आयोग कब आया था? तो 1917 में आया था। वुड डिस्पैच, तो ये कब आया था? तो 1854 में आया था वुड डिस्पैच। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1854 वुड डिस्पैच। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। वुड डिस्पैच 1854 में आया था। इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच में उच्च शिक्षा का माध्यम क्या माना गया था? तो अंग्रेजी को, तथा प्राथमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कथन के रूप में। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये हंटर आयोग की बात करें तो ये 1882 में आया था। इसका गठन भारत की प्रारंभिक शिक्षा सुधार हेतु किया गया था। इसका एक अन्य उद्देश्य वुड डिस्पैच के कार्यान्वयन में विफलता की जांच करना इसका उद्देश्य था। इसकी नियुक्ति भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। ठीक है, सैडलर आयोग की बात करते हैं तो 1917 में आया था। 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया। आयोग के दो अन्य भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी व डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश की थी। इसने माध्यमिक और मध्यवर्ती शिक्षा के लिए अलग बोर्ड की सिफारिश की थी। किसने? सैडलर आयोग ने। और ये कब आया था? तो 1917 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पहला किला था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पहला किला कौन सा था? तो ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। इसकी स्थापना 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डे ने मद्रास चेन्नई में करवाया था। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? करेक्ट, कौन सी जो है फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा जो है आपका पुर्तगाली बस्ती था। ठीक है, पुर्तगाली था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा पुर्तगाली बस्ती थी। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह पर हमला किया और गोवा पर कब्जा कर लिया था। इंपॉर्टेंट है, 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी 19 दिसंबर 1961 को मिली।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली थी? तो 19 दिसंबर 1961 को मिली थी। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की बात करते हैं, कौन कौन सा था? गोवा, दीव और दमन, दादरा और नागर हवेली, ये सब क्या थे? पुर्तगाली उपनिवेश थे। फ्रेंच बस्ती की बात करते हैं तो पांडिचेरी, कारिकल, कोरोमंडल पर यानम, मालाबार तट पर माहे और बंगाल में चंद्रनगर, ये सब जो है फ्रेंच जो है उपनिवेश थे। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेश थे ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को पुर्तगालियों ने भारत में शुरू किया था? निम्नलिखित में से किस फसल को पुर्तगालियों ने भारत में शुरू किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिर्च। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में मिर्च, तंबाकू, आलू, अनानास, पपीता, काजू और मूंगफली की शुरुआत की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, सीटेट वगैरह में कई बार पूछा गया है ये। ब्रिटेन ने भारत में अफीम उगाई और चीन को निर्यात किया था। अफीम किसने? तो ब्रिटेन ने। कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी बाबा बुदन द्वारा भारत में लाई गई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप के ऑस्ट्रोनेशियन व्यापारियों द्वारा भारत में पान का पत्ता लाया गया था, जो द्रविड़ व्यापारियों के निकट संपर्क में आए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खालसा की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की शुरुआत की थी। खालसा परंपरा की शुरुआत 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट है, कब किया था? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में इनका जन्म हुआ था। वह 9 साल की उम्र में सिख गुरु बन गए थे। उन्होंने सिख धर्म में बालों को ढकने के लिए पगड़ी की शुरुआत की थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने खालसा के सिद्धांतों की स्थापना की, जैसे बिना कटे बाल, लकड़ी की कंघी, लोहे का कंगन, खंजर और छोटी जांघिया, जो एक खालसा के पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के सहयोगी लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल तथा स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो लाला हंसराज ने किया था। कब किया था? तो 1886 में किया था। और स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को भी शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया था, और इनके बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। इन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित
प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में, उद्बोधन ये आपका बंगाली भाषा में नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग व वेदांत फिलॉसफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग व वेदांत फिलॉसफी किसकी पुस्तक है? तो स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है, ठीक है। कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान जी थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में, और बाद में यही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1864 में कोलकाता में सर सैयद अहमद खान द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये भी पूछा जाता है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। इनकी पत्रिका भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो तहजीब उल अखलाक ये किसकी पत्रिका है? तो सर सैयद अहमद खान की, ठीक। नेक्स्ट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक विनायक दामोदर सावरकर थे। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। मित्र मेला इंपॉर्टेंट है। मित्र मेला क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने नासिक में 1899 में की थी। बाद में 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी यानी यंग इंडिया सोसाइटी कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलन किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बिस्मार्क ने किसका एकीकरण किया था? तो जर्मनी का किया था। और भारत का किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, सभी को पता होगा। इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई थी, ठीक है। कितने रुपए? 20 रुपये। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाले
पहले व्यक्ति कौन थे? तो 1931 में डॉक्टर VKRV राव थे। 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था। किसके लिए? तो राष्ट्रीय आय के लिए। सबसे पहले गणना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चर्चिल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। मलंग बाबा महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था 1930 में। महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था 1917 में कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था 1944 में। राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, अगला है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंसन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अनुवाद कब किया था? तो 1785 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, द लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? द लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1853 और 1856 के बीच क्रिमियन युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रात में अपने साथ एक लैंप लिए घायल सैनिकों का इलाज करने के कारण उन्हें यह प्रसिद्ध उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, सभी को पता होगा। वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। ये पूछा जाता है किस विद्रोह पर आधारित था ये? तो ये सन्यासी विद्रोह पर। और इसका प्रकाशन कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आनंद मठ की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कांडों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किया था? तो ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो ऑप्शन ए ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी। पहली रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से? तो बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक यह चली थी। कई बार पूछा गया है ये। इसे साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया था और इसमें 13 डिब्बे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा जो है इसमें असुमेलित यानी कौन सा गलत है? पहला है लॉर्ड क्लाइव, बंगाल में द्वैध शासन, बिल्कुल सही है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था? तो 1765 में किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। अब पूछा जाता है इसे समाप्त किसने किया था द्वैध शासन को बंगाल में? तो 1772 में किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स को समाप्त किया था। ठीक है, तो ये आपका पहला सही है। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो इसके समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, ये भी आपका सही है। कब आया था? 1904 में आया था, ये सही है। ये लॉर्ड डलहौजी की क्या थी? राज्य विलय नीति या हड़प नीति, ये भी आपका सही है। तो इसमें जो है सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, किसने कहा साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए? किसने कहा था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिव स्वामी अय्यर ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है? किसने कहा भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पहने जाने वाले सूती कपड़े की तुलना में अधिक चमकीला और सफेद होता था। यह दृश्य डैश द्वारा दर्ज किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। इस दृश्य का उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। ठीक है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो किसके समय में आया था ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह भारत आया था। और ये किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का यह राजदूत था। ठीक, नेक्स्ट है, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे और वे किसके दरबार में रहते थे? 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे? तो दांडी थे। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर कपास की खेती का पहला साक्ष्य मिला? कपास की खेती का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़ से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ जो है एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है, ये भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। और ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया था। और अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार बैठा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और बिंदुसार के बाद कौन बैठा था? अशोक बैठा था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। कब शुरुआत किया था?
तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? इंपॉर्टेंट है, कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो चीनियों ने खोजा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? करा, कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु भाप के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया है आपका 2Al प्लस 3H2O, ये आपका क्या है? भाप है यानी जल है। उसके बाद अभिक्रिया करके क्या बनता है? तो Al2O3 और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस श्रेणी की अभिक्रियाओं से संबंधित है? ये कौन सी जो है अभिक्रिया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका इसका Cl का विस्थापन हो रहा है, ठीक है, और इसका यहाँ पे NO3 का विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए आपका क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अभिक्रिया करते हैं और अपने आयनों का विनिमय करते हैं जिससे नए उत्पाद बनते हैं। ठीक है, NaCl प्लस AgNO3, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? NaNO3 बन रहा है और AgCl बन रहा है। अभिकारक NaCl और AgNO3 ने अपने आयनों का विनिमय NaNO3 और AgCl बनाने के लिए किया है। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। करा, किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2.25 गुना हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यानी के बराबर आपका होता है हाफ mv², इसका फार्मूला होता है। ठीक है, जब वेग आपका 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा? तो 2.25 हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है, ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन किसकी इकाई पूछ रहा है? ल्यूमेन जो है किसकी इकाई है? तो ज्योति फ्लक्स की इकाई है ल्यूमेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ज्योति तीव्रता का इकाई क्या होता है, तो कैंडला जो होता है आपका किसका इकाई होता है? तो ज्योति तीव्रता का इकाई होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है जो कि एक पेंटोज शर्करा है। अगर हम बात करते हैं आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो राइबोज शर्करा आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज जो है किसमें पाई जाती है? तो डीएनए में। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में थकान का कारण कौन सा अम्ल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मांसपेशियों में थकान का कारण कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक एसिड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब वहाँ लैक्टिक अम्ल बनने लग जाता है और उसी के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से जो है थकान महसूस होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? ध्यान रखिए, यहाँ पे पूछ रहा सबसे पतली हड्डी। ठीक है, तो सबसे पतली होती है आपका फिबुला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे पतली हड्डी फिबुला है जो कि पैर के निचले हिस्से में पाई जाती है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, मध्य कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर, जांग की हड्डी जिसे कहते हैं फीमर। ठीक है, जांग की हड्डी सबसे बड़ी, सबसे छोटी आपका स्टेपीज और सबसे पतली कौन सी होती है? तो फिबुला होती है। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं। शुक्राणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है? शुक्राणु के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है? तो फ्रक्टोज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथ के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करें। प्रोस्टेट ग्रंथ के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? पहला है, यह मूत्राशय से नीचे स्थित होता है, बिल्कुल सही है आपका ये। दूसरा है, शुक्राणु की गतिशीलता बढ़ाने में कार्य करता है, ये भी आपका सही है। स्राव प्रकृति में अम्लीय है, नहीं, जो स्राव करता है प्रकृति में क्या होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता, क्षारीय होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के पास स्थित होती है और क्षारीय द्रव का स्राव करती है, जो दिखने में पतला और दूधिया रंग का होता है, और यह शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा स्रावित होता है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा स्रावित होता है? तो रिलैक्सिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिलैक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अंडाशय से होता है, और केवल गर्भावस्था के दौरान इसका स्राव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन मनुष्य में मूत्र के माध्यम से उच्च मात्रा में उत्सर्जित होता है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा विटामिन मनुष्य के मूत्र के माध्यम से उच्च मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। देखिए, पानी में विटामिन हमारे शरीर में जमा नहीं होते, जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में जमा नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसलिए इन विटामिनों को लगातार भरने की आवश्यकता होती है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो आपका बी और सी। इंपॉर्टेंट है ये, पानी में घुलनशील आपका बी और सी होता है। बाकी जो विटामिन होते हैं तो वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डायलिसिस तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है। डायलिसिस तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, किससे? तो यूरेमिया से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं, डायलिसिस एक उपचार है जो एक मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। जब आपके गुर्दे यानी किडनी अपना काम नहीं कर सकते तो यह आपके तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन में रखने में मदद करता है। यूरेमिया एक खतरनाक स्थिति है जो तब होती है जब गुर्दे ठीक से फिल्टर नहीं करते हैं। यह तब होने की संभावना है जब कोई व्यक्ति क्रोनिक किडनी रोग के अंतिम चरण में हो। ठीक है, नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है। इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन। देखते हैं, हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में विखंडित हो जाते हैं और एक प्रकार की शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन का मुख्य स्रोत होता है। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन का संचयन दो प्रमुख स्थल यकृत और कंकाल की मांसपेशी में होता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, यकृत और कंकाल की मांसपेशी में ग्लाइकोजन का संचयन होता है। अगला है, रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है किसमें? तो ऑप्शन बी, mg
प्रति डेसीलीटर में। आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर, mg प्रति डेसीलीटर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या मिलीग्राम प्रति डीएल में व्यक्त की जाती है। मनुष्यों में रक्त शर्करा का मान आमतौर पर 70 से 100 mg प्रति डीएल के बीच होता है। रक्त शर्करा के स्तर को हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मैंने कई बार बताया इसके बारे में, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागन द्वारा जो है ब्लड शर्करा को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में वसा का भंडारण ये कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वसा ऊतक यानी एडिपोस ऊतक में इसका क्या होता है, भंडारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा ऊतक एक प्रकार का शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्य रूप से त्वचा के नीचे स्थित होता है ये, ठीक है। मानव शरीर में वसा का भंडारण वसा ऊतक में होता है। वसा ऊतक एक केंद्रीय उपापचय अंग के रूप में कार्य करता है और शरीर के ऊर्जा समस्थिति को नियंत्रित करता है। भोजन न करने पर या लंबे समय तक उपवास के दौरान वसा ऊतक शरीर को ऊर्जा देने के लिए विघटित हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। इंपॉर्टेंट है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, कैसे, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, ठीक है, यानी वसा यानी फैट का प्रयोग करके जीवित रहता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो फैट होता है ये कहाँ जमा होता है, तो कुबड़ में जमा होता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सहायक आहार किसे कहा जाता है, मैंने बताया था, विटामिन को क्या कहा जाता है, तो सहायक आहार कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्टेन संख्या। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। किस तकनीक का प्रयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाजी आसवन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, करा लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संकटापन्न प्रजातियों की जीवन क्षम सामग्री का संरक्षण कहाँ किया जाता है। संकटापन्न प्रजातियों की जीवन क्षम सामग्री का संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो जीन बैंक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ठोस अपशिष्ट को फेंकने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे सामान्य विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि ठोस अपशिष्ट को फेंकने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे सामान्य विधि है, तो लैंड फिलिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लैंड फिलिंग। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है, तो ऑप्शन सी, जल विद्युत संयंत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या आपने देखा है कि ठंड के मौसम में आप घर में छिपकली नहीं देख सकते हैं, आपको क्या लगता है कि वे कहाँ चले जाते हैं। ठंड के मौसम में छिपकली वगैरह नहीं दिखाई देती हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हाइबरनेशन के लिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी शीत निद्रा के लिए। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समशीतोष्ण देशों में रहने वाले जीव जैसे कि आपका छिपकली हो गया, मेढक हो गया,
ठंड के तापमान से बचने के लिए सर्दियों में शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन या शीत निद्रा से गुजरते हैं। कुछ प्राणी जो है गर्मी के मौसम में सुषुप्त हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, तो ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है। नेक्स्ट, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये किस प्रदेश में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। इंपॉर्टेंट है ये। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है, तो क्या कहा जाता है उसे? वहन क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहन क्षमता। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा जाती है? तो 10% ऊर्जा जाती है। ठीक है, 10% ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी सौर विकिरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करते हैं तो एक होता है आपका परंपरागत स्रोत होता है, दूसरा होता है आपका गैर परंपरागत स्रोत होता है। परंपरागत की बात करते हैं तो इसमें आपका कोयला आता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, भारी जल, ये सब किस में आते हैं? तो परंपरागत में आते हैं। गैर परंपरागत की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा, ये आपका गैर परंपरागत में आते हैं। नेक्स्ट है, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? इंपॉर्टेंट है, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? तो खनिजों का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, खनिजों का। देखिए, जो पोषक चक्र होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका गैसी, दूसरा होता है अवसादी। गैसी की बात करते हैं तो वायुमंडल में गैसी प्रकार के पोषक चक्र के भंडार मौजूद होते हैं। वायुमंडल में गैसी प्रकार के पोषक चक्र के भंडार मौजूद होते हैं। गैसी में कौन कौन आता है आपका? जैसे हो गया आपका नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब का आपका क्या होते हैं? गैसी होते हैं। अवसादी चक्र की बात करें तो अवसादी चक्र के भंडार भूपर्वतीय में स्थित होते हैं। अवसादी में आपका हो गया आपका सल्फर चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया, ये पूछा गया है, तो ये क्या आपका अवसादी चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? तो उच्च स्तर से निम्न स्तर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च से निम्न। नेक्स्ट, डैश एक रंगहीन, गंधहीन और जहरीली गैस है जो कोयले जैसे कार्बनिक पदार्थ को अपूर्ण रूप से जलाने पर उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत जहरीली गैस होती है और ये किसके साथ क्रिया करती है? तो हीमोग्लोबिन के साथ जो है तुरंत ये क्रिया करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया है। कौन सा इसमें जो है द्वितीयक है? तो धुंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धुंध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरणीय समस्या है? करा कौन सा जो है पर्यावरणीय समस्या है इनमें से? तो भोजन का आनुवांशिक संशोधन, ये भी आपका पर्यावरण समस्या है। अम्ल वर्षा भी है, जैव विविधता का हनन भी है, ये भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक।
ऑप्शन डी। देखिए 5 प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं की बात करते हैं तो भोजन का आनुवंशिक संशोधन, अम्लीय वर्षा हो गया आपका, जैव विविधता का ह्रास हो गया, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। ये आपका क्या है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं। अगला है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है, मैंने कई बार बताया है आपका किससे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में जो है जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। अगर जो पूछा जाए किस तट पर होती है, तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है शीत ऋतु में, ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगला निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का एक सदस्य नहीं है। करा कौन सा सौरमंडल का एक सदस्य नहीं है, तो क्षुद्र ग्रह ये तो सौरमंडल का भाग है, उल्काएं भी होती हैं सौरमंडल के भाग हैं, धूमकेतु भी आपका ये सौरमंडल का है। इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई इसका करेक्ट आंसर हो। सभी जो है ये सौरमंडल के भाग है, इसमें नहीं पूछा है इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसमें आपका ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्का जैसे बड़ी संख्या में पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। नेक्स्ट है भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, तो सीमा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीमा। अला ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो उसे डाउन्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विल्ड कहाँ कहा जाता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है घास के मैदान को, तो विल्ड्स कहा जाता है। प्रेरी कहाँ कहा जाता है, तो प्रेरी ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है इसे घास के मैदान को, तो प्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन सी कंचनजंगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किस राज्य में है, तो ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है ये, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया है और टीआरई 1 में इससे संबंधित एक प्रश्न आया भी था। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है, तो हिमालयन याओ या यू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टैक्सोल ये क्या है, कैंसर रोधी दवा है। टैक्सोल जो है कैंसर रोधी दवा है और ये किससे निकाला जाता है, तो हिमालयन याओ से या निकाला जाता है। यह वर्तमान में यू की छाल से बनता है। जो टैक्सोल होता है ये हिमालयन यू की छाल से बनता है और ये कैंसर की दवा है। अगला है बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.6 फीट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रॉड गेज में रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, अगर मीटर में पूछा जाए तो 1.676 मीटर और अगर फीट में पूछा जाए तो 5 फीट 6 इंच होती है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है, यानी किस पर स्थित है ये दुलस्ती पावर स्टेशन, ये किस नदी पर है, तो ये चेनाब नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेनाब नदी। अला निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का सही उदाहरण है। कौन सा जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, मैंने कई बार बताया इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये। अरावली जो है सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की बात करें तो ये आपका क्या है, वलित पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत है ये हिमालय। सतपुड़ा की बात करते हैं तो ये आपका भ्रंश पर्वत है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अरावली जो है ये अपशिष्ट पर्वत है, तो ऑप्शन सी। हाला जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है।
जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है, पूछ रहा है किससे, तो शक्तियों के हस्तांतरण से, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये भी आपका सही है। पंचायती राज व्यवस्था इसमें भी होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। अला निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। SR बुम्बई मामले में कहा गया था ये, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए आर बुम्बई बनाम भारतीय संघ 1994 मामले में न्यायमूर्ति सावंत और कुलदीप सिंह ने अवलोकन किया कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षवाद हमारे संविधान के मुख्य लक्षणों में से एक है और ये बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी न्यायालय को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है, करा कौन सा जो है एक राजनीतिक अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार ये तो मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार है। अच्छा, शिक्षा का अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल 21 में आपका शिक्षा का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 19(1) में है। वोट देने का अधिकार ये आपका क्या है, राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोट देने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, सामाजिक न्याय क्या होता है, तो ऑप्शन सी, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, ये आपका क्या है, सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी सभी को एक समान समझना चाहिए। अला किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, करा किसके शासन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो मोरारजी देसाई के समय में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो पहले ये जो है आर्टिकल 31 के तहत क्या था, ये मूल अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब ये किस में शामिल है, तो अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। अब ये क्या है, तो कानूनी अधिकार है। तो वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 मूल अधिकार बचे हैं। अगला प्रश्न है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, करा किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, तो ये आर्टिकल 64 में कहा गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की बात करते हैं तो ये जो है अब क्या होता है, उच्च सदन है। और कैसा सदन है, ये अस्थाई सदन है, यानी इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह सदस्य ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह सदस्य ना हो, तो ऑप्शन ए, भारत के महान न्यायवादी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल का गठन कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, कौन सा विषय पूछ रहा है समवर्ती सूची में शामिल है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, वन जो है आपका समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए, शिक्षा हो गया, कई बार पूछा गया है, शिक्षा 1, ट्रेड यूनियन, विवाह हो गया, दत्तक ग्रहण हो गया और उत्तराधिकार, ये सब जो है किस में शामिल होते हैं, तो समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है, इसमें जो है जो ये विषय हैं
इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला है बिहार के निम्नलिखित किस जिले में सोना पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुई। मैंने कल बताया था मुंगेर में आपका बंदूक कारखाना है, बिहार का एकमात्र बंदूक कारखाना कहाँ पे है, तो मुंगेर में है। बेगूसराय की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बरौनी, ध्यान रखिएगा, आपका बरौनी में क्या है, तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। ठीक है, नेक्स्ट है कोसी नदी की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई है। कोसी नदी की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। अगला दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है, तो आहार पाइन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आहार पाइन। नेक्स्ट है थार्नवेट योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। थार्नवेट योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो C2 प्रकार की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है कहलगांव, कांट, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं, तो ये ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताप विद्युत शक्ति। अगला है हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा, तो ये BHU वाराणसी में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला किस राज्य ने नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण शुरू किया है, किस राज्य ने नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण शुरू किया है, तो ये तमिलनाडु ने शुरू किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में यानी अप्रैल 2024 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, इंपॉर्टेंट है ये, तो इटली ने किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली। ठीक है, 2024 में G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इटली कर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया है, तो अमेरिका ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगला है हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो नरसिंह यादव को चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में 3 मई 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो T रविशंकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, T रविशंकर। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट है किस कंपनी को हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। किस कंपनी को हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है, तो PU को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, PU। अगला है विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। नेक्स्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है, इंपॉर्टेंट है ये।
भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में स्थित है? सबसे अधिक है, सबसे अधिक कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। लगभग 2000 से ज़्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ये कहाँ पे स्थित है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, ठीक। और ये भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।